हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस रिमेटॉयड अर्थराइटिस। अगर हम रिमेटॉयड अर्थराइटिस के नेम को स्प्लिट करें तो इसका मीनिंग बनता है रिमेटॉयड का मतलब होता है मस्कुलोस्केलेटल। अर्थराइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, मीन्स इन्फ्लामेटरी कंडीशन विच इंक्लूड जॉइंट एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। Next, first introduction of the rheumatoid arthritis. It is a autoimmune, chronic, and systemic disease which involves system, organ, than the bones and joints alone. Rheumatoid arthritis में मतलब ये ऑटोइम्यून सिस्टम है, ऑटोइम्यूनिटी डिसीज़ है। इसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो खुद के ही सेल्स को क्या करेगी, किल करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, इसमें कोई पस फॉर्मेशन नहीं होती, ये साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट करती है। अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो ये वुमेंस में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, ज़्यादा 35 to 55 ईयर्स में देखी जाती है। अगर रेशो की बात करें मैन टू वुमेन, विमेन की 3:1 टू मैन। नेक्स्ट इटियोल, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ रिमेटॉयड अर्थराइटिस। इस डायग्राम में क्या है, जो हमें एक साइड अगर हम देखें तो एक साइड नॉर्मल जॉइंट दिख रहा है, दूसरी साइड पेनस फॉर्म हो रहा है जिसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जॉइंट की इरोजन एंड डिटेरियोरेशन हो रही है। नेक्स्ट इटियोलॉजी इसकी अनक्लियर है, बट इसमें क्या है, कई फैक्टर्स हैं जैसे क्लाइमेट, रेस, डाइट, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ट्रॉमा, एंडोक्राइन डिसफंक्शन, बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स, हेरिडिटी इन्फ्लुएंस, डिस्टर्बेंस इन ऑटोइम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन हैव बीन फाउंड टू इनिशिएट द रूमेटॉइड प्रोसेस। इसमें एक जेनेटिक फैक्टर है जो हमारा मेनली मतलब अफेक्टेड है, करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, वो है HLA-DRB1 और HLA-DRW। ये सभी क्या है, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन्स है। ये जीन क्रोमोसोम 6 हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, अफेक्ट होती है इसमें कई एजेंट्स जैसे वायरसेस हो गए, माइकोप्लाज्म, क्लोस्ट्रीडियम, अदर कई वायरस, EB वायरस जो कॉज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट इसकी पैथोलॉजी को समझेंगे। अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन आ रहा है जिससे पॉजिटिव फैक्टर मीन्स जो पॉजिटिव फैक्टर से लाइक वायरस आ रहा है, ठीक है, तो सबसे जब वायरस आएगा तो क्या होगा, CD4 T सेल्स एक्टिवेट होंगे। उनकी एक्टिवेशन से फर्दर 3 प्रोसेस होंगे। पहले प्रोसेस में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ B एंड T सेल्स, देन फर्दर क्या करेंगे, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स देंगे ब्लड के अंदर। अगर जब रिस्पॉन्स देंगे तो वहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, एक ये हो गया प्रोसेस। दूसरा, अगर हमें इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस सारा पता है, इन्फ्लेमेशन में एक्यूट एंड क्रॉनिक फेज में होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन उसमें क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडायलेशन, हीमोस्टेसिस, सब कुछ होता है। उसमें मैक्रोफेजेस भी आते हैं जो इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, जो भी फॉरेन एंटीजन है। इसमें क्या होगा, अब इसमें कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे। जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे तो फर्दर क्या होगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स एक्टिवेशन होगी, उनकी रिक्रूट होंगे वहाँ पे। अगर साइटोकाइन्स क्या करेंगे, फर्दर ये भी लीड करेंगे इसी कंडीशन को। अब थर्ड है वो, उसमें क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन होगी जो लीड करेंगे एडहेशन मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होगा, जो एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। फर्दर क्या होगा, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो वहाँ पे जहाँ पे अफेक्ट हो रहा है एरिया, वहाँ पे क्या होंगे, अक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फर्दर ये पेनस फॉर्मेशन कर देंगे। पेनस फॉर्मेशन में क्या होगा, जब हमारी नॉर्मल जॉइंट है डिटेरियोरेट हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है डिटेरियोरेशन की तरफ, तो वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी, एंकोलाइसिस होगी, जिसमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा जॉइंट, पेनस फॉर्मेशन होगी। पेनस फॉर्मेशन नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये थर्ड डायग्राम है जिसमें हमें दिख रहा है पेनस फॉर्मेशन दिख रहा है, ये ब्लैक सब कुछ, ये क्या है, पेनस और ऑरेंज वाला, ये पेनस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। फर्दर जब पेनस फॉर्मेशन होगी उसके बाद क्या होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। स्टेजेस मेनली हम 3, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो इसकी स्टेजेस में क्या होगा, ये 3 स्टेजेस हम मेन मान कर चल रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है
उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में होगा हमारी इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन एंड थिकनिंग ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो जॉइंट है उसकी थिकनेस एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे जॉइंट की जो है हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इफ्यूजन होगी, एकम्युलेशन हो जाएगी एक्सेसिव फ्लूइड की। ये जो कंडीशन है फर्स्ट स्टेज वो रिवर्सिबल है। अगर इनिशियल स्टेज है तो वो रिवर्सिबल है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। थर्ड, नॉन डिस्ट्रक्टिव चेंजेस कैन बी सीन ऑन एक्सरे। इसमें क्या होगा, कोई भी डिस्ट्रक्टिव चेंजेस एक्सरे में नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है हमारी, जो उसमें क्या होगा, जो कार्टिलेज है उसकी डिसइंटीग्रेशन एंड इरोजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या होगा, जब कार्टिलेज की डिसइंटीग्रेशन एंड जो होनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यूज आ जाएंगे। और ये कंडीशन कंट्रोलेबल होती है बट इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल कैसे, मतलब जो जितनी चीज़ ख़राब हो चुकी है वो उतनी ही ख़राब रहेगी, बट फर्दर हम और चीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक्सरे में क्या होगा, हमें जॉइंट की जो स्पेस है उसकी रिडक्शन दिखनी शुरू हो जाएगी और आर्टिकुलर कार्टिनी प्रॉपरली मेंटेन रहेगा बट उसके एक्सरेज में। थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस को लीड कर देती है। उसमें क्या होगा, ये जो ग्रैनुलेशन टिश्यू बने थे सेकेंड स्टेज में, अब थर्ड में जा रहे हैं, तो जो ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, फाइब्रोसिस बन जाएगी और एडहेशन हो जाएगी। जो आस पास के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल और आर्टिकुलर सरफेस, उन सब में क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी। इसमें जो जॉइंट है उसमें क्या एंकोलाइसिस भी हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्चर्स भी फॉर्म हो सकते हैं। ये कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। जब आर्टिकुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो गए तो बोन से जुड़ जाएगी और ये कंडीशन इरिवर्सिबल होती है। इसमें क्या होगा, जॉइंट सबलक्सेट भी हो सकते हैं, डिसलोकेट भी हो सकते हैं। इस डायग्राम में फिर से समझ लो, ये फैलेंक्स का जॉइंट है, फैलेंजिस का, जिसमें मिडल एंड डिस्टल फैलेंक्स दिख रही है। फर्स्ट पिक्चर है वो नॉर्मल है, उसमें सब कुछ जॉइंट कैप्सूल, सिनाइवल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, डिस्टल फैलेंक्स, टेंडन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इंट्रोशियस मसल, सब कुछ क्या है, नॉर्मल है। सेकंड में क्या हो रहा है, हमें वहाँ पे साइनोवाइटिस दिख रहा है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड दिख रही है, साइनोवियम दिख रही है। उसमें क्या हो रहा है, थिकनिंग हो रही है मेम्ब्रेन की, इन्फ्लेड हो चुका है। अब आ जाए हम थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, जो थर्ड स्टेज है उसमें हमें क्या दिख रहा है, पेनस फॉर्मेशन हो चुकी है बोन की और कार्टिलेज की इरोजन स्टार्ट हो चुकी है, टेंडन शीथ है, सब कुछ सब कुछ इरोड हो चुका है, ठीक है। और जब फोर्थ स्टेज है उसमें हम देखेंगे फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है वो जो इन्फ्लेमेशन हो चुकी थी वो सबसाइड हो चुकी है और फर्दर क्या हो गया, बिल्कुल ही डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं जो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, वो मतलब साइनोवियल फ्लूइड, और जो बोन है वो बोन आपस में जुड़ने लगी है और जिसमें क्या हुआ, हमें बहुत ही ज़्यादा सीवियर फाइब्रोसिस बन चुकी है। फर्दर ये स्टेजेस हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये एक्सरे में हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाली पिक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो अर्ली मतलब नॉर्मल दिखता है, अर्ली स्टेजेस में हो। फिर सेकंड वाली हमारी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में हमें क्या दिख रहा है, जो जॉइंट स्पेस नैरोइंग भी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद यह बोन इरोजन भी दिख रही है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, हमारे पास बोन इरोजन भी हो रहा है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग भी हो रही है और लास्ट में सबलक्सेशन भी हो रही है। लास्ट स्टेज में क्या होगा, सबलक्सेशन हो रही है, मतलब मल्टीपल चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ फाइब्रोसिस भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी चीज़ है जो हमारे जॉइंट्स और हमारी बॉडी के मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को, जिसमें हम सबसे पहले नॉन आर्टिकुलर फीचर्स को डिस्कस करेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नॉन आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के जॉइंट को छोड़कर बाकी सब स्ट्रक्चर्स जो इंक्लूड करता है। इसमें आता है सिस्टमिक इलनेस, जिसमें हमें मलेस हो रहा है। मलेस में क्या होता है, या तो पेशेंट को सीवियर हंगर हो जाती है, ठीक है, वो एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो पेशेंट को होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है, ठीक है, या फिर पेशेंट को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भूख ही नहीं लगती और उसका वेट लॉस होने लगता है, वीकनेस हो जाती है, फीवर हो सकता है। नेक्स्ट ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर्स में क्या है, एनीमिया, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वाइट ब्लड
सेल्स काउंट, अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की काउंट को देखें तो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 4500 to 1100 तक पर मिलीलीटर पर ह्यूमन होते हैं। नेक्स्ट वैस्कुलर कंडीशंस की बात करें तो इसमें क्या आता है, स्मॉल आर्टरीज, अल्वियोलर वेन्स, जिन भी कंडीशन होगी सब में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कार्डिक कंडीशंस में हमारे जैसे मायोकार्डाइटिस होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा, वैल्व लीजन्स होंगे। अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो उसमें क्या होगा, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, प्लूराइटिस, डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब ये सभी क्या है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंक्स, दैट फर्दर क्या होगा, जो लास्ट वाली कंडीशन है इसमें क्या होगा, लंग में क्या होगा, स्कारिंग फॉर्म हो जाने लगेगी। नेक्स्ट है रेटिनोकुलर एंडोथीलियल, ये हमारा RES सिस्टम है जो ब्रेन का, वो सप्लाई किन किन को करता है, 3 चीज़ों को करता है। 3 कौन कौन सी, स्प्लीन, लिवर, लंग। अब जो तीनों को सप्लाई कर रहा है तो उन सब में कोई ना कोई अफेक्ट होगा। जब वो रीजन इफेक्ट हो रहा है तो हमारे फर्दर को जिनको सप्लाई कर रहा है ऑर्गन्स को, उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इनमें सब में क्या होगी, इनकी इनलार्जमेंट होगी या इनमें इन्फेक्शन हो सकती है। सबसे पहले जब इनलार्जमेंट होगी तो अगर सिफेलोमेगाली की देखें, मतलब इसका मतलब है स्प्लीन की इनलार्जमेंट होना। हिपेटोमेगाली जिसमें हमारे लिवर की इनलार्जमेंट हो जाती है, लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हो जाती है। लास्ट में क्या होगा, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो किस कंडीशन को ये लीड कर रहे हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन को लीड कर रहे हैं। एंड 7th पॉइंट है हमारा स्किन, अगर हमारी स्किन अफेक्टेड हो रही है तो अल्सरेटिव लीजन्स होंगे, परपुरा होगा, रिदमा होगा, पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स होगी, ल्यूकोडर्मा होगा। ये इन सब में क्या होगा, रिदमा रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, लीजन्स होंगे, डिसऑर्डर्स आएंगे कई। ल्यूकोडर्मा जैसे जिसे हम विटिल्गो भी कहते हैं, जिसमें जो हमारे स्किन है उस पर वाइट ब्लैक पैचेस बन जाते हैं। नॉर्मली कई लोग इसे फुल बैडी भी कहते हैं। फर्दर आइस में क्या होगा, 8th पॉइंट, अगर आइट में भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होंगी, कंजवाइटस, इसमें क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन होगी हमारे कंजक्टिवा की। नेक्स्ट है क्रियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्राइटस ऑफ द क्राइटोपैथिस, कई कंडीशंस होंगी, ठीक है। यूवियाइटिस, मिडल लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आइज की। अगर हम सीरोलॉजिकली चेक करें तो क्या होगा, ESR और C प्रोटीन, रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड 10th पॉइंट में क्या होगा, रीनल, हिपैटिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन लीजन्स भी होंगे। फर्दर दिस इज अ डायग्राम ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट, ठीक है, जिसमें सभी में सेम कंडीशंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉइंट्स को कैसे इफेक्ट करेगा, अगर जॉइंट में देखें तो जॉइंट में सभी जॉइंट को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन में क्या होगा, मेनली एटनांटो एक्सियल जॉइंट अफेक्ट होगा। इसमें जब वो जॉइंट अफेक्ट हो रहा है तो क्या होगे, उसके जो वहाँ से स्पाइन पास कर रही है, नर्व्स को सप्लाई कर रही है, उन नर्व्स के सिम्टम्स दिखेंगे, जिसमें वर्टाइगो होगा पेशेंट को, हेमीप्रेसिस मतलब क्या होगा, 24 आवर तक पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, जो परमानेंट पैरालिसिस नहीं होगी। विजुअल आइज के डिस्टर्बेंस होगी पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट। इसमें क्या होगा, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट में यहाँ पे एक्सरे में हम प्रॉपरली देख सकते हैं भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। क्या होगा, पेन, लिमिटेशन होगी मूवमेंट में, खाने के टाइम, बात करने के टाइम, सभी। नेक्स्ट है शोल्डर जॉइंट में हमें रोटेटर कफ पैथोलॉजीज देखने को मिल सकती हैं। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट नॉर्मली देख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन कॉमनली लिमिटेड होगी। इसमें क्या होगा, कई जो फोरआर्म है उसकी मोशंस अफेक्ट होंगी, ठीक है। कंप्रेशन हो सकती है नर्व्स की, जैसे अल्नर नर्व की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मीडियन नर्व की कंप्रेशन भी हो सकती है। अगर रिस्ट जॉइंट में हो तो वहाँ पे कौन सा सिंड्रोम बनेगा, कार्पल टनर सिंड्रोम। सबसे पहले इसमें क्या होगा, रिस्ट में सबसे पहले हमने बात कर ली कार्पल टनर सिंड्रोम की। इसमें क्या होगा, सबलक्सेशन हो सकती है डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना,
एक्सटेंसर टेंडेंस का क्या है, रैप्चर हो सकता है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फिंगर पे अल्नर डेविएशन डिफॉर्मिटी फॉर्म हो सकती है। थर्ड है हैंड्स में क्या होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या सबलक्सेशन कर सकता है, डिफॉर्मिटीज़ कॉज कर सकता है, आईपीस जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ कर सकता है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी कर सकता है। अगर हम बात करें स्वैन नेक डिफॉर्मिटी की, तो स्वैन नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा, जो हमारा पीआईपी जॉइंट होता है उस पर क्या होगी, हाइपर एक्सटेंशन, और डीआईपी जॉइंट पे क्या होगी, फ्लैक्शन। और बॉटनर डिफॉर्मिटी में क्या होगा, पीआईपी जॉइंट पे फ्लैक्शन होगी और डीआईपी पे हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, डिस्कस नेक्स्ट हिप में क्या होगा, ये हमारा बेड पेयरिंग जॉइंट होगा, तो इसमें क्या होगा, हमें पेशेंट में देखिए वॉकिंग डिफ़िकल्टी दिखेगी, वो ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, उसमें क्या होगा, फीमर के हेड की इरोजन होनी स्टार्ट हो जाएगी और प्रोट्रूजन हो जाएगा एसिटाबुलम में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएगी जॉइंट में। नी जॉइंट है, इसमें क्या, ये भी एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, इसमें स्वेलिंग से लेकर सीवियर डिस्ट्रक्शन हो जाती है जॉइंट में, सेकेंडरी डिजेनरेटिव चेंज आते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती है। नेक्स्ट एंकल एंड फुट। एंकल की बात करें एज़ कम्पेयर टू फुट, तो एंकल है वो कम होता है इन्वॉल्व, बट जो फुट है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फुट में क्या होता है, वेल्गस फुट हो सकता है। ठीक है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, पेन बहुत रहेगा इसमें। ठीक है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, इसमें क्या होगा, हेलिक्स वेल्गस और टो फैनिंग देखने को मिल सकती है हमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा डायग्नोसिस क्राइटेरिया, क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर हमें लग रहा है तो हम ये टेस्ट उसे दे सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है लैटेक्स फिक्सेशन टेस्ट। इसमें क्या होगा, अगर हम जो ब्लड है, सीरम देखेंगे ब्लड का, उसमें अगर गामा ग्लोबिन प्रिपेयर करके लैटेक्स पार्टिकल ऐड करेंगे सीरम में पेशेंट के, तो वो वहाँ पे क्या होगा, इग्लूटेशन हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे नेक्स्ट ये हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर उसको आ रही है। नेक्स्ट है सीरम में अगर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, सीरम चेक कर सकते हैं। ESR का लेवल बहुत ही ज़्यादा रेज्ड हो सकता है, फिब्रोजन सीरम सब कुछ क्या है, मार्क्ड इंक्रीज होंगे। ठीक है, उस नेक्स्ट थर्ड है साइनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस करेंगे। हमें पता है साइनोवियल फ्लूइड के कुछ अपने फीचर्स होते हैं, जैसे क्लैरिटी, कलर, विस्कोसिटी। ठीक है, बट अगर हम इस कंडीशन में देखें RA की, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा RA के साइनोवियल फ्लूइड होगा उसकी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी अपीयरेंस आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें कंडीशन ये ARA मतलब अमेरिकन रूमेटिज्म एसोसिएशन ने क्राइटेरिया दिया था, ये 10 पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा था अगर इस 10 पॉइंट्स में से कोई भी 5 कंडीशन या साइन, जो भी इनमें पॉइंट कवर होते हैं, इस पेशेंट को कंप्लीट 5 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, किसी में, तो वो कंफर्म है कि उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अभी मॉर्निंग स्टिफनेस की बात करें तो 1 आवर से ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस RA के पेशेंट में रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेन और मोशन ऑन टेंडरनेस एट लीस्ट 1 जॉइंट 6 वीक से कम रहेगा। स्वेलिंग होगी ऑफ द 1 जॉइंट इधर ड्यू टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ अफ्यूजन और बोथ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, स्वेलिंग ऑफ एट लीस्ट 1 अदर जॉइंट विद एन इंटरवल free of the symptom no longer than 3 months. Fourth, symmetrical joint swelling, same joint. 6, typical radiographic change that must include demineralization in the periarticular bone as an index of inflammation with subcutaneous nodules. 7th point, positive test for rheumatoid arthritis, RH factor in the serum. 8th point, synovial fluid and showing poor mucin clot formation when added to dilute acetic acid. 9th point, histopathology of synovium consistent with rheumatoid arthritis. 10th point, characteristic histopathology of rheumatoid nodules. अगर हम नोड्यूल्स की बात करें, नोड्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, अगर जब एक जगह हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, हमारी बॉडी के अंदर टेंडेंसी है वो खुद भी डिफेंस करती है। ठीक है, तो वहाँ डिफेंस करने चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे जो डिटेरियोरेशन हो रही है, जहाँ पे ख़राब हो रहा है, वहाँ पे
नेक्रोसिस होगी। जहाँ पे नेक्रोसिस हुई है जिन सेल्स की, उन सेल को एक्युमुलेट कर लेंगे, उसे कवर कर लेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को कवर कर लेंगे मैक्रोफेजेस। वहाँ पे क्या होगा, नोड्यूल सीखेगा। नोड्यूल कभी हमने देखा है एल्बो के रूमेटॉइड या किसी पेशेंट में हमने देखा होगा कि जो हम एल्बो के साइड में देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या फील होगा, वहाँ पे हमें ब्लैक ब्लैक सा फील होगा, एक छोटा सा गोला सा बना होगा, उभरा सा हुआ ब्लैक ब्लैक सा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखें तो सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसिस। इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी के खुद के सेल ही हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस और SLE के। तो SLE क्या होगा, इसमें सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मतलब एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ना इसमें इरोजन होगी, ना फाइब्रोसिस होगी। ठीक है, इसमें RH फैक्टर मतलब एंटीबॉडीज बनती हैं जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, वो भी प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 20% केसेस होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में प्रेजेंट होता है, बट ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है विद द सिस्टमैटिक सॉफ्टनिंग ऑफ द जॉइंट एंड साइनोवियल फ्लूइड। फर्दर इसमें क्या होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डिजनरेटिव चेंज है, वो विद एज होता है। ठीक है, ये कंप्लीट और लैक्स सिस्टमैटिक फीचर ऑफ रूमेटॉइड सच एज। अब बात करें, सिंपल बात करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा, सभी बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर तो सिम्टम हमें सब कुछ आएंगे। ठीक है, वेट लॉस, फटीग, फीवर, सब कुछ। बट अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट की, उसमें क्या सिर्फ जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, ना कि पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो उसमें क्या होगा, हमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखेगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और जो मॉर्निंग स्टिफनेस की बात करें तो मॉर्निंग स्टिफनेस रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मेनली आधा घंटा तक रहती है, मतलब 30 मिनट्स तक, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में 1 आवर तक रह सकती है। ठीक है, ERS लेवल जो होता है हमारा रेज्ड होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा सीरोटिक आर्थोपैथी। इसमें क्या होगा, जो हमारे स्किन, नेल्स, लीजन्स है वो सभी क्या होंगे, उनकी इरोजन स्टार्ट हो जाने, लीजन्स प्रेजेंट होंगे इस कंडीशन में। बट रूमेटॉइड में अर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता, और इसमें भी RH फैक्टर हमारा नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट सर्जिकल और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो जाएगी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंट्रालेजनल इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। एंड अगर इन सब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारा फेल हो जाता है तो हम कौन सा देंगे, ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में ऑपरेटिव मेथड्स। हम सबसे पहले इन मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, कॉमन प्रोसीजर को, एक होता है साइनवेक्टोमी, जिसमें क्या होता है, जो हमारे साइनोवियम है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टॉमी का मतलब कट होता है, साइनोवियम का मतलब फ्लूइड होता है, तो मतलब क्या हो गया, रिमूव कर देना हमारी बॉडी से साइनोवियम को। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोमी। टॉमी का मतलब कट, ऑस्टियो का मतलब बोन, मतलब बोन की कट कर देना, बॉडी को, बोन को रिमूव कर देना। इसमें क्या, वेरस और वेल्गस डिफॉर्मिटी, मतलब हमने नॉक नीज और बो लेग्स पढ़े हैं ना, उसी में हम क्या ओपन वेज, क्लोज वेज जो सर्जरीज हैं वो कर सकते हैं। थर्ड है हमारी आर्थोप्लास्टी। इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी जॉइंट की। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो सकती है, उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थोडिसिस। ये क्या है, ये स्टेबलाइज करती है जॉइंट को, किसको, जॉइंट को स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फ्यूजन कर देते हैं हम जॉइंट की। थर्ड, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द हैंड, टेंडन ट्रांसफ़र, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ हैंड में हम क्या करेंगे, टेंडन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। हमने ये कॉमन टर्म्स पढ़ लिए हैं, ये कॉमन प्रोसीजर है। ठीक है, ये सभी यूज़ होते हैं। बट अगर हम इन बातों को
देखिए थोड़ा, सबसे पहले इसमें कौन सी प्रिवेंटिव सर्जरी कर सकते हैं। प्रिवेंटिव जो कंडीशन है उसको फर्दर और ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। तो क्या हुआ, जो हमारा जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो गया, हाइपरट्रॉफिड हो गया, उस जॉइंट को क्या कर सकते हैं हम, जो बीच में फ्लूइड है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, साइनोवेक्टमी कर सकते हैं। अब पैलिएटिव सर्जरी मतलब जो हमें फर्दर आराम दे सके, वो वाली सर्जरी कौन सी होगी, उसमें क्या करेंगे हम, जैसे बोन ब्लॉक ऑपरेशन हो गया, ठीक है, मतलब आर्थोडिसिस कर सकते हैं, डेंटल लेंथनिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो फर्दर कंडीशन को परमिट करते, करेक्टिव सर्जरी होती है ये। थर्ड है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, इसमें क्या होगा, टेंडन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हिप और नी और मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट इसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये एक सर्जरी की वीडियो मैंने इसमें ऐड ऑन की है जो हम देख सकते हैं। Surgery for rheumatoid and arthritis. The patient is sedated and is cramped by application of aseptic solution before the operation. Then the doctor will mark the skin incision with marking pen on the affected area. Doctor will advance the skin incision to the affected area with the knife. The affected bone and cartilage of the affected finger is removed by knife and special instrument. After excision of the diseased bone and cartilage, the surgeon will insert the flexible implant. After inserting of the flexible implant, surgeon will close the skin incision. दिस इज एन सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने ये इसमें देखा कैसे प्रोसीजर को सब कुछ होता है, कैसे हम अगर एग्ज़ाम में भी अटैम्प्ट करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल्स होगा हमें पेन को रिलीव करना है, इन्फ्लेमेशन में रिलीफ देना है, प्रिवेंटिव ऑफ डिफॉर्मिटी, करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ जॉइंट मोशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, एजुकेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रीअकरेंस। नेक्स्ट है हम इसकी मैनेजमेंट को एक्यूट एंड क्रॉनिक फेजेस में डिस्कस करके पढ़ेंगे। एक्यूट फेज़ में देखिए तो क्या होगा, एक्यूट फेज़ में जो सिम्टम है स्वेलिंग, अरिथमिया, टेंडरनेस, ये सब आएंगे। तो इन सब को करेक्ट करने के लिए क्या है, हम पहले जॉइंट की पोजीशनिंग को देखेंगे, उसकी पोजीशनिंग करेक्ट होनी चाहिए, मिनिमल डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चर को हमको ध्यान में रखना है कि वो अवॉइड हो, ठीक है। नेक्स्ट हम स्प्लिंट और सैंडबैग की हेल्प से सपोर्ट दे सकते हैं लिम्ब को, नी और एल्बो को, वो क्या है फ्लैक्शन के कॉन्ट्रैक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, हमें उसके जो है उसको प्रिवेंट करना होगा, उसके लिए प्रिकॉशंस देखनी होगी, ठीक है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज वाइटल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ROM एक्सरसाइजेज, प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज करा सकते हैं। पेशेंट को पोस्चरल गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होगा, उसको एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे देखना है कि उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस तो नहीं पा रहा जॉइंट पे, ठीक है, ऐड तो नहीं हो रहा, उस सबको प्रॉपर बताना होगा, एजुकेट करना होगा पेशेंट को। अगर वेट बेयरिंग जॉइंट जैसे नी या हिप की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ठीक है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसको हो चुका है वहाँ पे, तो हमें क्या देना है, जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसको क्या करना है, हमने क्रच वॉकिंग के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो फ्यूचर में उसे हेल्प करेगी। अगर हम इसको आइसोमेट्रिक्स करवा सकते हैं, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं वो हम फंक्शनल मतलब इनिशियली करा सकते हैं, इनिशियल टाइम में करा सकते हैं, प्रॉपर बॉडी बैलेंस, स्ट्रेंथनिंग, इंड्योरेंस सब कुछ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम रिपीटेटिव आइसोमेट्रिक्स फर्दर प्रमोट करते हैं। स्पीडी आइसोमेट्रिक्स लिम्ब को, ठीक है, अगर जब हम लिम्ब है उसमें स्वेलिंग है तो उसके लिए क्या हम एलिवेट कर सकते हैं, उसमें आइसोमेट्रिक्स करवा सकते हैं। हम इसमें जो पेशेंट है उसको हीट थेरेपी बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि जो जॉइंट है वो ऑलरेडी वार्म है, अगर हम उसे और वार्म करेंगे तो वो फर्दर लीड करेगा, ठीक है, कंडीशन और मतलब सुधरेगी नहीं और बिगड़ेगी, ठीक है। इसमें हम टेंस दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं पल्स मोड में, आइस मसाज, आइस पैक, ठीक है, लॉन्ग
लॉन्ग पीरियड के लिए स्पाज्म और पेन को रिड्यूस करने के लिए। पूल थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम क्योंकि असिस्ट भी करेगा। नेक्स्ट है क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज में अगर हमें समझ लो पेशेंट ने सर्जरी वगैरह करा ली है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें पेशेंट की कंडीशन और जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए हमें देखना है कि हमें हमारा थेरेपेटिक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, जिसमें स्टैंडिंग वॉकिंग सब कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। वेट बेयरिंग तब अलाउ करेंगे पेशेंट को जब उसका पेन सबसाइड हो जाएगा, कब मतलब कम या ख़त्म हो जाएगा। और हमें उसको पेशेंट को जॉइंट को सपोर्ट देनी होगी वॉकिंग के टाइम, ठीक है। ऑर्थोटिक वगैरह सब हम उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिव फोर्सेस ना आए उसके लिए हम ये सब देते हैं उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्या है, सस्टेन एंड इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग दे सकते हैं जॉइंट को, जो टाइटनेस और कंट्रैक्चर्स को नहीं होने देगी। हम मोडालिटीज़ में दे सकते हैं अल्ट्रासाउंड, टेंस और अदर सिम्टम्स, ठीक है। जो पेशेंट के हम बात करें तो उसकी स्ट्रेंथनिंग, एंड्योरेंस मसल्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब हम करवाएंगे। नेक्स्ट उसकी गेट, स्पीड, पोजीशन, पोस्चर, सबकी एजुकेशन उसकी प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जॉब ओरिएंटेशन प्रॉमिस शुड बी इम्पार्टेंट इन द एक्सरसाइज रेजिमे। मतलब क्या है इसका, अगर हमें जो जॉब है रिलेटेड है अभी फर्दर रीअक करना हो उसकी कंडीशन, उसके बेसिस को उसको प्रॉपरली गाइड करेंगे पेशेंट को। दैट्स ऑल आर rheumatoid arthritis. Thank you for watching and listening. Kindly subscribe and like and subscribe my channel. If you have any doubt, kindly comment in the box. Thank you.